हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो है, आज की कक्षा में हम पढ़ने का काम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान, बोले तो हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर हमने पीछे की जो क्लासें हैं उसमें हरियाणा हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। और हरियाणा हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करने का हमने काम कर लिया, उसको पूर्ण रूप से हमने पढ़ने का काम कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। उसके बाद में पढ़ेंगे महाभारत काल। तो आइए शुरू करते हैं हरियाणा के अंदर वैदिक सभ्यता। और आज की कक्षा हरियाणा जीके के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा वैदिक काल या वैदिक हरियाणा वैदिक सभ्यता, दोनों एक ही बात है। और हरियाणा वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद में एक और बचता है, वो मैं बता देता हूं, उत्तर वैदिक काल। ये हरियाणा के अंदर उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल का जो समय है वो है 900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इन चीजों को हम पढ़ने का काम करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर वैदिक वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाभारत काल। और महाभारत काल का समय काल क्या है? 900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और वैदिक काल का समय क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व। तो हम इन दोनों का जो समय है वो मान सकते हैं कि ये दोनों जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का जब समय था, तो ये काल या सभ्यता जो है घटित हुई होगी। ये सभ्यता हरियाणा के अंदर रही होगी। कब से कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। हरियाणा वैदिक काल भी रहा होगा और महाभारत काल भी रहा होगा। तो आज हम पढ़ने का काम करते हैं हरियाणा वैदिक काल। हरियाणा वैदिक काल जो है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा? हम हरियाणा वैदिक काल से पहले हमने पढ़ा हरियाणा हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा हड़प्पा सभ्यता। हम अब बात करते हैं केवल और केवल किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। और वैदिक काल अब हम पढ़ने का क्या काम करेंगे? वैदिक काल जो है वो क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? वैदिक काल क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। और हड़प्पा क्या है? शहरी सभ्यता थी। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर हरियाणा का नाम, वैदिक काल के अंदर हरियाणा का नाम, हरियाणा का वैदिक काल के अंदर हरियाणा का नाम क्या था? हमने एक पहले की वीडियो में ही, पहले की एक क्लास थी उसके अंदर भी इस बात को डिस्कस किया था, मगर आज फिर बता देते हैं। सपत सिंधु प्रदेश जो है हरियाणा का नाम रहा था। कि सपत सिंधु प्रदेश हरियाणा का नाम कब रहा था? जब हरियाणा के अंदर वैदिक काल चल रहा था, तब हरियाणा का नाम क्या था? सपत सिंधु प्रदेश। की 7 नदियां यहां से बहती थी, तभी इसका नाम क्या पड़ा? सपत सिंधु प्रदेश। अभी इस वैदिक काल के अंदर भारत में 16 जनपद थे। सीधी सीधी जनपद का मतलब होता है हिस्से। कि भारत क्या है? 16 हिस्सों में बंटा हुआ था। कि 16 अलग अलग राजा थे,
अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों का शासन था। तो 16 जनपदों के अंदर भारत क्या है, बटा हुआ था। तो हरियाणा के अंदर हरियाणा में 2 जनपद थे। हरियाणा के अंदर कितने जनपद थे, 2 जनपद थे। एक जनपद का क्या नाम था, 2 जनपद थे, एक जनपद का नाम था कुरु और एक जनपद का नाम था पांचाल। कुरु और पांचाल जो है हरियाणा के अंदर 2 जनपद थे और दोनों कौन कौन से थे, एक कुरु और एक पांचाल। 2 जनपदों में हरियाणा बटा हुआ था। तो अब हरियाणा में क्या होता है वो आगे हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ वो हम पढ़ने का काम करेंगे कि हरियाणा वैदिक काल के अंदर अंतर्गत क्या है कि एक आर्य कबीला हरियाणा में आया। जो ये एक आर्य कबीला हरियाणा में आया था, इसके शासक का नाम था सुदास। अब एक आर्य कबीला जो है हरियाणा के अंदर आता है, उसके शासक का नाम है सुदास और इसकी एक व्यक्ति से दुश्मनी होती है, उसका नाम होता है विश्वामित्र, वो भी आर्य था। तो इसके पीछे पीछे क्या है, 10 और कबीले, 10 और आर्य कबीले हरियाणा में आए और इनके शासक का क्या नाम था, विश्वामित्र। ये दोनों क्या थे, दोनों कट्टर दुश्मन थे। जब दुश्मन और दुश्मन एक जगह रहते हैं तो क्या होती है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। एक युद्ध होता है और युद्ध किस किस के बीच में होता है, सुदास वर्सेस विश्वामित्र के बीच में होता है। और इस युद्ध का नतीजा क्या रहता है, इस युद्ध का नतीजा ये रहता है कि विश्वामित्र हार जाता है और ये मारा जाता है विश्वामित्र, और जो सुदास है ये जीत जाता है। ये क्या होता है, जीत जाता है और ये विश्वामित्र क्या है, हार जाता है और विश्वामित्र की क्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है उसी युद्ध के अंदर। तो अब हम पढ़ने का आगे काम करेंगे कि अब इस युद्ध, जो ये युद्ध हुआ, इसका प्रमाण या वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये युद्ध जो है पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ और इस पुरुषनी नदी का जो वर्तमान नाम है, इस पुरुषनी नदी का जो वर्तमान नाम है वो है जी रावी नदी। इसको अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं रावी नदी। पहले क्या नाम था, पुरुषनी नदी। और इन सुदास और विश्वामित्र का जो युद्ध है पुरुषनी नदी के किनारे होता है और इस युद्ध का नाम क्या होता है, इस युद्ध का नाम होता है जी दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध, इस युद्ध को नाम दिया जाता है दशराज्य युद्ध। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो वर्णन मिलता है जी ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंदर कुल कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में से जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। कि 7वें अध्याय में क्या मिलता है, दशराज्य युद्ध का
वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना अगर कोई वेद है तो वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और इस वेद में किसका, इस वेद के 7वें अध्याय में किस युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराज्य युद्ध का। और दशराज्य युद्ध जो है पुरुषनी नदी के किनारे होता है। किसके बीच होता है, सुदास और विश्वामित्र के बीच में होता है, जो दोनों ही आर्य थे और दोनों ही हरियाणा के अंदर आए थे और दोनों कट्टर दुश्मन थे। और उसके बाद में क्या होता है, दोनों, एक विश्वामित्र जो है वो मारा जाता है और सुदास क्या है, जीत जाता है। जब मारा गया, विश्वामित्र जब मारा गया तो उसकी सेना थी, जो उसके साथ आर्य आए थे, वो क्या है, वहां से भाग लेते हैं। और वो जो हारे हुए आर्य हैं, हारे हुए आर्य रावी और सतलुज नदी को पार करते हुए वर्तमान के हरियाणा और पंजाब के घने जंगलों में छिप गए। कि जो विश्वामित्र के साथ आए थे वो क्या हो गए, विश्वामित्र मारा गया तो वो आर्य क्या हो गए, हार गए। तो जो भी बचा था वो आर्य, उसने क्या किया कि भाई यहाँ रुकने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ जान का खतरा है। तो वो क्या है, रावी और सतलुज नदी को पार करते हुए, जहाँ वर्तमान के अंदर हरियाणा और पंजाब स्थित है, वहाँ पहले क्या हुआ करते थे, बहुत ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे। और इन जंगलों में आकर के वो क्या हो गए, छिप गए, ताकि उनकी जान बच सके। तो थोड़े दिन के बाद में जब इस बात का निपटारा हो जाता है कि सुदास अब हम पर अटैक नहीं करेगा, तो उसके बाद में जो हारे हुए आर्य हैं, हारे हुए आर्यों ने अपना राजा बनाया। कि जो हारे हुए आर्य हैं उन्होंने कोई ना कोई तो उनका राजा बनना ही था। वो लोग भी संगठित हो चुके थे, तो उनका कोई ना कोई एक मुखिया व्यक्ति तो होना ही था। तो उन्होंने अपना एक एक जो शख्स था उसको अपना राजा बना दिया, और उस शख्स का नाम था पुरु। क्या नाम था, पुरु। और पुरु के जो है, जो ये पुरु है, इसको उन्होंने अपना राजा बना दिया। और पुरु के एक लड़का होता है, एक संतान होती है, उस संतान का नाम था शांतुन। शांतुन, शांतनु नहीं, क्या नाम था, शांतुन। और शांतुन के जो है दो संतानें होती है, दो लड़के होते हैं। दो लड़कों के अंदर एक का नाम होता है भरत और एक का नाम होता है चित्रांग। एक का नाम क्या होता है, भरत होता है, और एक का नाम क्या होता है, चित्रांग होता है। कि जो हारे हुए आर्य हैं उन्होंने अपना राजा किसको बना दिया, राजा पुरु को बना दिया। पुरु के एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम होता है शांतुन। और शांतुन के दो लड़के होते हैं, एक लड़के का नाम होता है भरत और एक लड़के का नाम होता है चित्रांग। अब भरत जो है और शांतुन जो है, इसका संबंध, इस शांतुन का संबंध जो है बासंतोर यमुनानगर से है। ये प्रश्न जो है कम से कम 5 से 10 बार पूछा जा चुका है कि शांतनु राजा जो है उसका संबंध हरियाणा के कौन से शहर से है। तो उसका संबंध जो है बानसंतोर यमुनानगर से उसका संबंध माना जाता है। अब क्या है, जो भरत है
उसने एक वंश की स्थापना की। उसने एक वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम होता है कुरु वंश। कि कुरु वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा भरत को कहा जाता है। और इसी राजा भरत को भरतवंशी भी, भरतवंशी या भारतवंशी भी बोला जाता है। भारतवंशी या भरतवंशी भी बोला जाता है। इस भरत ने कुरु वंश की स्थापना कर दी। और कुरु वंश का जो क्षेत्र है, कुरु वंश का क्षेत्र है, उसको बोला जाता है कुरु जांगल प्रदेश। और ये कुरु जांगल प्रदेश जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इस कुरु वंश की जो है राजधानी राजधानी इस कुरु वंश की राजधानी होती थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। और इस कुरु वंश के शासक भरत ने, इस कुरु वंश के शासक भरत ने कुरुक्षेत्र में 48 कोस क्षेत्र में, 48 कोस के क्षेत्र में स्वयं हल चलाकर, स्वयं हल चलाकर, स्वयं हल चलाकर कृषि की शुरुआत की। 48 कोस में इस राजा भरत ने, 48 कोस में कुरुक्षेत्र के आसपास का 48 कोस का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्वयं हल चलाकर किस चीज की शुरुआत की? कृषि की शुरुआत की। उस समय एक वंश और होता था, उसका नाम है गांधार वंश। गांधार वंश जो है, एक और वंश होता था गांधार वंश। और गांधार वंश जो है कुरु वंश पर आक्रमण कर देता है। कुरु वंश पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और गांधार वंश, इस कुरु वंश का एक जो है व्यक्ति होता है, इसके अंदर चित्रांग, जो क्या है इस भरत का भाई है। तो ये चित्रांग जो है वो अकेला ही इस गांधार वंश को क्या कर देता है? हरा देता है। मगर ये चित्रांग भी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इसको चोट आती है, ये घायल हो जाता है। और इसकी थोड़े दिन बाद में क्या हो जाती है? चित्रांग की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कि चित्रांग अकेले, अकेले इंसान जो है, एक व्यक्ति का नाम है चित्रांग, जो कुरु वंश से संबंध रखता है और राजा भरत का भाई है। जब गांधार वंश कुरु वंश पर आक्रमण करता है तो चित्रांग जो है अकेला ही गांधार वंश को क्या कर देता है? हरा देता है। मगर इस युद्ध के अंदर, इस आक्रमण के अंदर इसको बहुत ज्यादा ये चोटें आती है, घायल हो जाता है। और थोड़े दिन बाद में चित्रांग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो है हरियाणा वैदिक काल के अंदर कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। हरियाणा वैदिक काल के अंदर क्या मिले हैं? कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। साक्ष्य क्या मिले हैं? चित्रित धूसर मर्दभांड मिले हैं। और ये चित्रित धूसर मर्दभांड क्या होते हैं जी? आपके सबके घर में एक घड़ा होगा और घड़े के ऊपर ऐसी ऐसी काली लाइनें जो है उकेरी गई होगी। वो जो काली लाइनें हैं, जो मिट्टी के ऊपर कोई रंग से कोई चीज उकेरी जाती है, उसे ही कहते हैं चित्रित धूसर मर्दभांड। कि मिट्टी के बर्तन के ऊपर जब कोई भी चित्रकारी की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर मर्दभांड कहा जाता है। और वो ही चित्रित, कि कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन मिला है, उसके ऊपर कोई ना कोई कलाकृति जो है उकेरी हुई है, तभी इसको क्या बोला गया? चित्रित धूसर मर्दभांड मिले हैं। किस समय? हरियाणा वैदिक काल के समय में मिले हैं। और कहाँ कहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं? एक साक्ष्य मिला है जी शुद्ध, यमुनानगर। शुद्ध जो है यमुनानगर में पड़ता है। और थानेसर,
ये जो थानेसर है कभी राजा हर्षवर्धन की राजधानी होती थी। उस जगह से भी क्या है, हरियाणा वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, भगवानपुरा और दौलतपुरा। ये तीनों कहाँ पढ़ते हैं जी, कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। और यहाँ से क्या मिले हैं, हरियाणा वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, चित्रित धूसर मर्दभांड मिले हैं। 4 जगहों से मिले हैं कि शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं, थानेसर, भगवानपुरा और दौलतपुरा कहाँ पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। इन 3 जगहों से क्या मिला है, हरियाणा वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा वैदिक काल, जिसका समय क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व। हरियाणा जीके के अंदर आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी जो है महाभारत काल हम कल की क्लास के अंदर पढ़ने का काम करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।